लियाकत अली खान पाकिस्तान में किस तरह की शाहाना हुकूमत करना चाह रहे थे। गुलाम मोहम्मद अमेरिका से गंदम लाने पर कितना फ़ख्र कर रहे थे। अयूब खान का निज़ाम बीडी निज़ाम किस मुज़क्का खेज़ तरीके से बनाया गया था। जनरल यहिया के दौर में क्या थी सूरत हाल ईस्ट पाकिस्तान की, आज के बांग्लादेश की। मुजीबर रहमान के 6 निकात की हकीकत क्या थी। भुट्टो का अरूजो जवाल क्या था। भुट्टो के खिलाफ चलने वाली PNA तहरीक में अस्कर खान के ख़त ने क्या किरदार अदा किया मार्शल्ला में। जनरल ज़िया के मार्शल्ला में क्या क्या ड्रामे रचाए गए, ख़ास तौर पर UN के अंदर। उसके बाद फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ की कशमकश क्या थी। 93 में बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म किया। किस तरह इक़्तिदार में आए जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह जो पोस्ट मुशर्रफ दौर रहा, पोस्ट मुशर्रफ सिनेरियो में क्या कुछ होता रहा। ये सारी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने के हवाले से एक इंतहाई अहम किताब के हवाले से आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान में दुनिया की हर स्टेट की तरह पाकिस्तान में भी जो रूलिंग एलीट है, इसने अपने मैसेज की आवाम के माइंड को कंट्रोल करने के लिए हिस्ट्री को एज अ टूल यूज़ किया है। और पाकिस्तान में हिस्ट्री का जो टूल है सबसे अहम, वो है पाक स्टडीज़, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, जिसमें स्टेट और रूलिंग क्लास अपना आधा झूठा नैरेटिव देती है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे बाद, यानी कुछ मियाद बाद, कुछ अरसा गुजरता है तो हिस्ट्री की कई किताबें, हिस्टोरियंस कई ऐसे हकायक सामने ले आते हैं जो असल होते हैं और कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़े होते हैं। ऐसी ही किताब 2.5-3 महीने पहले आई, जिसको खैर मैंने अभी उसकी स्टडी की है, इस वजह से अभी व्लॉग कर रहा हूँ। ये डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक दानिश्वर हैं, एक मुहक्किक हैं। इनकी किताब हमने जो भुला दिया, ये जो मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, इस किताब में हमें पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ आता है। जो ये किताब है हमने जो भुला दिया कि लियाकत अली खान के दौर से लेकर अब तक जो है वो क्या होता आया है, असलियत और हकीकत क्या थी। बहुत ज़बरदस्त किताब है, 434 पेजेस की, और इसमें पाकिस्तान की तारीख़ के जो अहम हकायक हैं वो बिल्कुल बेनकाब होते हैं। जैसे एक मिसाल है, एक छोटी सी मिसाल है कि लियाकत अली खान एज अ PM ये चाहते थे कि उनके जो घर के लॉन हैं, उनके अंदर जो नुमाइशी पौधे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी पानी उस पर लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पानी लगाकर इनके लॉन को और शहाना किया जाए। तो यहाँ पर जो सिंध की हुकूमत थी वो कहती थी जी पहली महाजरीन की वजह से कराची पर पानी का बहुत दबाव है, हम आपको कैसे ये पानी दें। तो लियाकत अली खान को ये था कि मेरे लॉन क्यों नहीं शहाना हो रहे। और उनकी बेगम राना लियाकत अली के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी नज़रें लगी हुई थी कि हमें जो चीफ जस्टिस सिंध का घर है वो किसी तरीके से अलाट हो, लेकिन वो भी अलाट नहीं हुआ। तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान शुरू से ही किस ज़हनियत के थे, शुरू से ही उनकी सोच क्या थी, सोच कितनी महदूद थी, उनकी यानी क्या आलम था इस बात का कि जी मेरे घर में पानी क्यों नहीं आता, जो रिहायशी लॉन है उसको क्यों नहीं सराब किया जाता। इस तरह के हकायक। फिर आगे चलते हैं तो गुलाम मोहम्मद, जिनको बड़ा फ़ख्र था कि जी अमेरिका से गंदम लेकर आए, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा 53 में। वैसे ये हैरानकुन बात है, ये इस किताब में नहीं है, लेकिन ये मज़ीद हमें कई किताबों में पता चलता है। जैसे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो जेम्स ब्रांट ने किताब लिखी है, इसमें पता चलता है कि पता नहीं क्या वजह है कि जैसे ही मोहम्मद अली बोगरा जो अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, वो जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 3 दिन बाद ही अमेरिकी सदर आइजनहावर जो हैं, आइजनहावर वो दस्तखत कर देते हैं कि पाकिस्तान को गंदम दी जाए। और फिर जिस तरीके से वो गंदम आई और ऊँटों पर वो गंदम लादी गई और थैंक यू अमेरिका कहा गया, थैंक यू अमेरिका उस गंदम, उस वीट के लिए कि जिसका एक ज़माने में ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, जो इंडस वैली है, ये एक ज़माने में यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट को, साउथ एशिया को गंदम फराहम करती थी। तो 53 तक ये हाल हो गया था कि गंदम ही अमेरिका से आ रही थी और ऊँटों पर फ़ख्र से लिखा जाता था थैंक यू अमेरिका। ये गुलाम मोहम्मद के दौर में, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के दौर में, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा।
फिर मोहम्मद अली बोगरा, किस तरह उन्होंने फ़ख्र किया 1954 में, नवंबर 1954 में जब ये 1 यूनिट सिस्टम वो लाने की बात उन्होंने की, किस तरह फ़ख्र किया पाकिस्तान में ना कोई पंजाबी रहेगा, ना कोई सिंधी, ना कोई पख्तून, ना कोई बंगाली, ना कोई भावलपुरी, बल्कि सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे। यानी वो एक लिहाज से 1 यूनिट बनाकर ये कोशिश कर रहे थे कि 5000 हिस्ट्री अरेज हो जाए, 5000 साल की तारीख ख़त्म हो जाए इन इलाकों की, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, बंगाल की हिस्ट्री ख़त्म कर दी जाएगी 1 यूनिट बनाकर। खैर वो नाकाम रहे, बल्कि पाकिस्तान टूट भी गया इस चक्कर में, वो खैर आगे हम देखेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर फ़ारूक साहब, जिस तरह इस किताब, फ़ारूक आदिल साहब इस किताब में बताते हैं अयूब खान ने किस मुज़क्का खेज़ तरीके से BD निज़ाम बनाया, जो बुनियादी जमहूरियत या बेसिक डेमोक्रेट्स अरकान है वो सिस्टम को बनाया गया। और इससे पहले पाकिस्तान, ये बड़ी अहम बात कि पाकिस्तान लियाकत अली खान के दौर में अमेरिकन कैंप में क्यों गया, ये किताब पढ़ के पता चलता है कि असल में 3 बड़े ऐसे उस वक़्त के आला ओहदेदार थे। इनमें एक तो थे ग़ुलाम मोहम्मद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्ना के दौर के, और लियाकत के दौर के फाइनेंस मिनिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद, वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह खान और फ़ॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद इकरामुल्लाह। इन्होंने लियाकत अली को माइल किया कि कोई ज़रूरत नहीं है USSR जाने की, सोवियत यूनियन जाने की, अमेरिकन कैंप में जाया जाए, सोवियत कैंप में ना जाया जाए। अब लियाकत अली खान का अपना तो ना चूँकि बहुत ज़्यादा इल्म था, ना कोई वेल रेड थे वो, ना वसी मुताला इंसान थे, ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ लिखा, ना उनको तारीख़ का पता था, तो उनको जिस तरफ लगाया गया वो लग गए और उन्होंने पाकिस्तान को लियाकत अली खान ने बाकायदा अमरीकी कैंप का हिस्सा बना दिया। फिर आगे चल कर भी भुट्टो दौर में और भुट्टो दौर के अरूज ज़वाल, और ख़ास तौर पर जब भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक चल रही थी, तो इसमें अस्कर खान का क्या किरदार था, जो अस्कर खान ने लेटर लिखा था फ़ौज को और एक लिहाज से दावत दी थी कि फ़ौज कमांड एंड कंट्रोल संभाल ले, वो सारी क्या साजिश थी, अस्कर खान के इस लेटर का क्या असर हुआ था। फिर जनरल ज़िया-उल हक, पाकिस्तान का कोई भी जो हिस्ट्री को सही तरह जानने वाला शख्स है, सही तरह हिस्ट्री को जानता है, उसको पता है कि जनरल ज़िया ने अपने दौर में जिस तरीके से 11 साल अवाम को बेवकूफ़ बनाया, इस किताब में एक वाक़े से हमें समझ आती है कि जनरल ज़िया किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। 1980 में UN में जनरल असम्बली का खिताब था। अब इस खिताब में जनरल ज़िया ने दावा किया, उनका दावा रहा कि मैं जब खिताब करने आ रहा था तो उससे पहले कुरान शरीफ की तलावत कराई गई जो पूरे UN ने सुनी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान शरीफ की वो तलावत UN के तमाम ममालिक ने बैठ कर सुनी। असल में ऐसा नहीं था, असल में ये PTV ने एक गेम ट्रिक किया था कि जब जनरल ज़िया खिताब करने आ रहे थे तो PTV ने वो तलावत चला दी थी और तलावत ख़त्म हुई तो फिर जनरल ज़िया का खिताब शुरू होना था। यानी ये जो तलावत थी कुरान शरीफ की, ये PTV पर आ रही थी, UN में नहीं आ रही थी। 1980 की ये बात है। तो ये जनरल ज़िया इस तरह की गिमिक्स जो है वो खेलते थे। उसके बाद फिर पोस्ट ज़िया एरा में जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर का कन्फ्लिक्ट रहा, ख़ास तौर पर 1993 में जब बेनज़ीर लॉन्ग मार्च करना चाह रही थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो उस वक्त के आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ से बेनज़ीर की एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद फिर नवाज शरीफ और उस वक्त के सदर गुलाम ईसा खान दोनों को अपने घर भेजने पर मजबूर कर दिया जाता है। दोनों मुस्ताफ़ी होते हैं और एक काकड़ फार्मूला हमारे सामने आता है और फिर 93 में इलेक्शन होते हैं। उसके बाद फिर मुशर्रफ के कू जिस तरीके से हुआ अक्टूबर 1999 में, बिल्कुल इस किताब में हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल हमारे सामने आती है, जो मुशर्रफ ने कू किया, कैसे कू किया, और उसके बाद फिर किस तरीके से मुशर्रफ का दौर रहा, पोस्ट मुशर्रफ सिनेरियो रहा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इस किताब का आखिरी बाब है ये तोहम का कारखाना है। ये तोहम का कारखाना में बड़ी दिलचस्प तरीके से डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने बताया है कि इमरान खान तो खैर बिल्कुल ही वो पीर प्रस्ती की इंतहा पर थे। इमरान खान अपनी बीवी के कहने पर, बुशरा के कहने पर पंजाब का CM किसको बनाना है, सिंध का गवर्नर किसको बनाना है, सदर पाकिस्तान किसको बनाना है, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, किसी भी इंतज़ामी ओहदे पर यानी वो अपनी पीरनी बीवी से मशवरा करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने कि ये रवायत भी ज़रा पुरानी है।
अयूब खान का भी, बल्कि ग़ुलाम मोहम्मद का वो बताते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद के भी अजमेर में एक पीर थे जिसको ग़ुलाम मोहम्मद बड़ा मानते थे, जिनको एक कहा जाता है वारिस अली शाह के नाम से कहा जाता है। इन्होंने खैर अजमेर का जिक्र किया है। उसके बाद अयूब खान का एक पीर कहा जाता है जिसको पीर देवल शरीफ कहते हैं। बेनज़ीर का जो अजमेर शरीफ के साथ जो है वो एक रूहानी ताल्लुक़ था, या मुल्तानी बाबा का नाम लिया जाता है। नवाज शरीफ के एक पीर की बात की जाती है, दीवानी बाबा की। और जरदारी के पीर मोहम्मद एजाज, तो खैर पीर मोहम्मद एजाज बड़े मशहूर हुए थे। फ़कीर मुमताज़ अली का भी नाम लिया जाता है जब सदर जरदारी माने सदर में थे। यानी पाकिस्तान के ये हुक्मरान जो हैं वो, कई हुक्मरान जो हैं वो पीरों के कहने पर फैसले करते रहे या पीरों से जाकर आशीर्वाद लेते रहे। इमरान खान ने तो खैर हद ही कर दी थी। जो मैंने ये जिक्र किया इन सब का, ग़ुलाम मोहम्मद का, अयूब खान का, बेनज़ीर का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, वो तो एक हद तक रहते थे। कम से कम वो पीरों के कहने पर ये तय नहीं करते थे कि किस ज़िले का डीसी कौन होएगा, किस डिवीजन का कमिश्नर कौन होगा, डीआईजी आईजी कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इमरान खान तो ये सारे फैसले भी पिंकी पीतनी के यानी बुशरा के कहने पर करते थे। तो ये फ़र्क था। बहरहाल तो हम परस्त जहाँ तक बात है तो वो हमारे माजी के हुक्मरान भी थे। तो जिस तरह मैंने बताया, ये किताब बड़ा अच्छा अहाता करती है पाकिस्तान की पूरी तारीख का। असल में ये बीबीसी में लिखे हुए आर्टिकल्स थे डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब के, जो उन्होंने कंपाइल किए और इनमें चेंज भी किया। इस किताब को जब वो सामने लेकर आए तो उसमें उन्होंने कुछ तरमीम भी की, कुछ इजाफा भी किया जो पुराने बीबीसी के इनके आर्टिकल्स लिखे हुए थे। और एक बहुत ज़बरदस्त तारीख की किताब हमारे सामने आई। हमने जो भुला दिया, हिस्ट्री के तमाम स्टूडेंट्स को ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। अपनी फहरिस्त में इस किताब को लिस्ट में लाजमी शामिल कीजिए। पहली फुर्सत में इस किताब को पढ़िए ताकि हम पाकिस्तान की असल तारीख से आगाह हो पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।